हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। जैसा कि आप जानते हैं, 12th क्लास के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर को हम करा रहे हैं। 10 सेट इसके हम मिनिमम कराएंगे, जिससे बाहर आपका सीबीएसई और एसबीएसई में एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। तो 70 आउट ऑफ 70 लेने के लिए हमारे चैनल पर जुड़ जाएं और ये सीरीज कंप्लीट आप देख लें एक बार। एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर से नहीं आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा सेक्शन ए एमसीक्यू से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच सोलर एनर्जी फॉलिंग ऑन द लीफ ऑफ प्लांट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। देखिए, जो सोलर एनर्जी है ना, इस सोलर एनर्जी को ही प्लांट क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जिससे फिर क्या है ना, अपना न्यूट्रिशन करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो इसने कहा कि कितने परसेंट सोलर एनर्जी जो है ना प्लांट कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। तो 1% एनर्जी ऐसी बेटा जिसको वो कन्वर्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन आता है, टोटल सनलाइट जो है ना सोलर एनर्जी का कितने परसेंट फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन है, PAR फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन, मतलब वो लाइट जिसमें फोटोसिंथेसिस हो सकती है। तो सनलाइट का 50% से कम है, 40% से ऊपर और 50% से नीचे, बिटवीन 40 टू 50%। ये वो रीजन है सनलाइट के टोटल 100% सनलाइट जो अर्थ पर आती है उसका 40 से 50% क्या है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन, और उसका सिर्फ 1% ही क्या करता है, पौधा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाता है। तो दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से हमारे पेपर में, इंपॉर्टेंट है। PAR भी पूछ सकता है और साथ में कितना उसको कन्वर्ट करता है। सेकंड क्वेश्चन है, द नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इन विच द कपल अवॉइड कोइटस फॉर डेज 10 to 70 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड। बेटा इसको बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है कि वो टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड में ओवुलेशन होता है ना, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है उसके 10 से 17 दिन के बीच में, ये जो एक वीक है ना, ये जो 1 वीक है, ये 1 वीक ओवुलेशन के लिए माना जाता है। इस टाइम पर क्या ओवम निकलता है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस रहते हैं। तो इससे पहले और इसके बाद वाला जो है ना वो सेफ पीरियड माना जाता है। तो इस टाइम पीरियड में क्या कोइटस को हमने अवॉइड करना है, उसको बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। नेक्स्ट है द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन इन द प्रोसेस in the progress currently is different from the previous extinctions on earth as it is। देखो बेटा, हमारे अर्थ पर कितने एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, मास एक्सटिंक्शन बोलते हैं हम, 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, और जो 6th है ना वो अभी कंटिन्यू है। मास एक्सटिंक्शन में क्या होता है, मिलियंस ऑफ स्पीसीज क्या है एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, और काफी लंबा प्रोसेस होता है, ये लाखों साल तक चलता रहता है। तो हमारी धरती पर 5 बार ऐसा हो चुका है मास एक्सटिंक्शन। कभी एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे इन 5 मास एक्सटिंक्शन पर, इनका रीजन क्या रहा है और कौन कौन सी स्पीसीज इसमें एक्सटिंक्ट हुई थी टाइम पीरियड। अब जो चल रहा है ना प्रेजेंट में, वो है 6th मास एक्सटिंक्शन, और वो इन सभी से कई गुना तेज है। तो वही पूछ रखा है कि जो एक्सटिंक्शन है ना प्रीवियस मास एक्सटिंक्शन से कितना डिफरेंट है। ये है बेटा 100 से 1000 टाइम तेज है, इसमें 100 to 1000 टाइम्स फास्टर है। मतलब जितनी स्पीड मास एक्सटेंशन की इनकी थी उससे 100 से 1000 गुना तेज है। रिस्पॉन्सिबल कौन है 6th मास एक्सटिंक्शन के लिए, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन और ह्यूमन एक्टिविटीज। हमारी जो नीड है वो ग्रीड में कन्वर्ट हुई है, तब से क्या है मास एक्सटेंशन होता जा रहा है। तो ये 6th मास एक्सटेंशन पहले 500 से फास्ट है। और टाइम कितना हुआ शुरू, इसको लगभग 200 साल से ही ये क्या है, 200 साल पहले स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। बताना कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की प्रॉपर्टी नहीं है, कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की कैटेगरी नहीं। सर्जिकल मेथड में क्या है, वासक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी आती है जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। बैरियर मेथड भी जिसमें कॉन्डोम्स वगैरह आते हैं,
और नेचुरल मेथड भी है, जिसमें अभी हम पढ़ के आए थे पीरियोडिक एब्सटिनेंस। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये किस चीज में आता है? ये आता है बेटा हमारा आर्ट टेक्निक में। असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो है ना, उनके अंदर आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ये तीनों क्या है? हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। आंसर क्या रहेगा? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, क्योंकि ये आर्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल? रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाने के लिए इनमें से कौन सा जो है ना रिक्वायर्ड नहीं होती, किस चीज की जरूरत नहीं होती? इसमें बेटा डीएनए लाइगेज की भी जरूरत पड़ती है, ई कोलाई की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। डीएनए के फ्रेगमेंट भी और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी। देखिए जैसे एक डीएनए का फ्रेगमेंट है, अब इस डीएनए के फ्रेगमेंट को काटने के लिए कौन चाहिए हमने? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये एंडोन्यूक्लियस चाहिए, क्योंकि एक स्पेसिफिक साइट से इसको कट करता है। लाइगेज की क्या जरूरत पड़ेगी? जब हम इसके अंदर कोई दूसरा डीएनए ऐड करेंगे और वही दूसरा डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है, उसको ऐड करेंगे, उसको लाइगेज क्या करता है? सीलिंग में हेल्प करता है, जोड़ने में हेल्प करता है। तो तीनों की जरूरत पड़ती है, ई कोलाई की जरूरत नहीं पड़ती डीएनए रिकम्बिनेंट बनाने में। ग्रोथ करवाने में ई कोलाई की जरूरत पड़ती है, ट्रांसफर करवाने में वेक्टर है ना, ये इसके अंदर प्लेज्मेट वगैरह मिलती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन फिक्स नाइट्रोजन? नाइट्रोजन फिक्स कौन करता है? नोस्टोक, एनाबिना, ये सभी करते हैं। नोस्टोक पहला ही आंसर रहने वाला हमारा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हेल्प करता है नोस्टोक। ना ओसिलिटेरियो करता और ना ही स्पायरोगायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ नेक ऑफ जिराफ। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने एक और मॉडल पेपर में देखा था, एक और मोस्ट एक्सपेक्टेड के अंदर देखा था। ये रिपीटेड जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। इसके अंदर एक कर्व दिया नेचुरल सिलेक्शन का, हम कर्व पढ़ते हैं बेटा तीन तरह की, जैसे ए बी और सी, तीन साइड मानी जाती है इसमें। ये एक्सट्रीम लो के लिए, ये एक्सट्रीम हाई के लिए होता है, किसी भी कंडीशन के लिए, और ये मॉडरेट माना जाता है। अगर पीक बन रही है हमारी यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? वो लो डाउन वाली जो साइड है ना, उसमें एनिमल्स ज्यादा, ऑर्गेनिज्म ज्यादा है। अगर हमारी पीक बन रही है बीच में, तो इसमें मॉडरेट मिलेंगी। जैसे अगर पूछे ह्यूमन हाइट जो है वो मॉडरेट है, ना ज्यादा 7 या 8, ना ही 3 या 4 फुट के आसपास मिलती है। अगर मिल रही है हमारी इस तरफ भी और इस तरफ भी, सी बी पर नहीं है, ए और सी पे है, तो इसका मतलब या तो सिर्फ लंबे ही इंसान है या सिर्फ छोटे ही हैं, मॉडरेट वाले नहीं है। तो ये इस तरह से आता है। अब नेक के ऊपर पूछ रहा क्या है, अगर इसकी जो पीक बनती हमारी यहाँ पर जिराफ की, तो छोटी गर्दन वाले मिलते। अगर मिलती यहाँ पर पीक, तो लगभग बीच की गर्दन वाले मिलते। अब पीक कहाँ पर बनी हुई इसकी? इस तरफ बनी हुई है, तो ये डायरेक्शनल है। एक तरफ बनेंगे ना, ए पे बने या सी पे बने, तो उसको बोलते हैं हम डायरेक्शनल। अगर हमारी बनी हुई है बी के ऊपर, तो इसको क्या बोलेंगे? स्टेबलाइजिंग है, ये स्टेबलाइजिंग है। और अगर हमारी ए पर भी बनी हुई है और सी पर भी बनी हुई है, इसको क्या बोलते हैं हम? डिसरप्टिव। तो ये क्या हो जाएगी? इस पर भी है, इस पर भी, डिसरप्टिव। तो इसमें हमारी कौन सी पीक बन रही है? डायरेक्शनल है। और जिराफ की लेंथ क्या है? सॉरी, नेक की जो लेंथ है वो बढ़ती जा रही है, डायरेक्शनल है। जिराफ विद लॉन्गर नेक लेंथ सिलेक्टेड, लंबी नाक वाले जो है, सॉरी गर्दन वाले हैं, उनको सिलेक्ट करती है नेचर। तो इसमें यही आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्शनल कर्व है और जो लॉन्गर नेक है ना वो सिलेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है बेटा, एक डायग्राम गिवन है, मिलर एक्सपेरिमेंट का एक डायग्राम इसके अंदर गिवन है। इसके अंदर पूछा गया है ए बी और सी को बताना है। क्वेश्चन, डायग्राम रिप्रेजेंट मिलर एक्सपेरिमेंट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। इसमें देखिए जैसे ए में, बी में
और सी है, डी है और ई है। यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रखे हैं ए से, बी से, सी, डी और ई। ए पर क्या है, ए पर इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। इलेक्ट्रोड देखिए सभी ऑप्शन में इलेक्ट्रोड है। बी पर क्या लगे हुए, यहाँ पर है ये इस चैम्बर के अंदर क्या भरा हुआ था, इनिशियल प्रिमिटिव गैस का इन्वायरमेंट है। तो कुछ स्पेसिफिक गैसेस थी यहाँ पर, जैसे अमोनिया इसके अंदर था, मीथेन इसके अंदर है, हाइड्रोजन है और वाटर वेपर है। तो ये चीजें इसके अंदर भरी हुई हैं। तो देखिए किसके अंदर ये है, अमोनिया और हाइड्रोजन, इसके अलावा और भी कुछ था, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर और मीथेन। ये ठीक है यहां तक। नेक्स्ट सी में क्या है, यहां पर लगाया गया कंडेंसर। कंडेंसर लगा हुआ है ताकि ऊपर से आने वाला जो भी फ्लूइड है उसको हम ठंडा कर सके। तो सी के अंदर क्या लगा हुआ है, ठंडा पानी डालते इसके अंदर, कंडेंसर। तो ये कोल्ड वाटर है हमारा। डी के अंदर क्या है, ये वैक्यूम के लिए है, वैक्यूम के लिए है। और ई क्या हमारा, ट्रैप है, ईओ ट्रैप, जिसके अंदर यहाँ से ऊपर से निकलने वाला जो भी हमारा यहाँ पर क्रिएशन हुई, जो भी चीज बनी है उसको चेक करने के लिए फ्लूइड्स को बाहर रिलीज करवा लेते हैं, निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट ए डेंस पॉपुलेशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन इन लिटोरल्स वेजिटेशंस। बताना है कौन से के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स, किसके अंदर प्लैंक्टन्स ज्यादा मिलेंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स। डेंस कौन से मीडियम के अंदर मिलते हैं, यूट्रोपिक के अंदर पाए जाते हैं बेटा। यूट्रोपिक क्या है, ये एक्वाटिक वो रीजन है जहां पर सनलाइट सफिशिएंट पहुंच जाती है और जहां पर प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोड्यूसर ये भी ज्यादा पाए जाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है इस पर। तो यहाँ पर जू प्लैंक्टन ज्यादा मिलेंगे, सॉरी फाइटोप्लैंक्टन, और फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले जू प्लैंक्टन भी ज्यादा ही मिलते हैं। ओलिगोट्रोपिक्स वो होते हैं जहां पर ऑक्सीजन कम पहुंचती है। ऐसे रीजन जो समुद्र में डीप ओशियन रीजन में कम पहुंचती है ना ऑक्सीजन, वहां पर जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन भी कम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, The following basis of the sex chromosome show below the bird shown is। अब इसके अंदर एक मुर्गा दिया बेटा, मुर्गा या मुर्गी, जिसके अंदर क्रोमोजोम है, सेक्स क्रोमोजोम जेड और जेड। बताना है ये क्या है, ये क्या बेटा, मेल है। एक होता है जेड और डब्ल्यू, ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल को। तो बर्ड्स के अंदर क्या है, एट्रोगेमेटी किसमें पाई जाती है, फीमेल के अंदर। जैसे ह्यूमंस में मेल के अंदर पाई जाती है ना, एक्स एक्स क्रोमोजोम फीमेल में और एक्स और वाई क्रोमोजोम किसमें पाई जाती है, मेल के अंदर। तो हमारे अंदर क्या है, दोनों गैमेट अलग है, एट्रोजाइगस मेल होते हैं हम मैमल्स में, ह्यूमंस में। लेकिन बर्ड्स में ऐसा नहीं है, बर्ड्स में एट्रोजाइगस फीमेल होती है और होमोजाइगस कौन से होते हैं, मेल पाए जाते हैं। तो इसके अंदर ये क्या है, जेड जेड है, तो ये मेल होगा। नेक्स्ट है, यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेजर विल ग्रेटली रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन। बताना है बायो कंट्रोल जो यूजेज है वो किस चीज को रिड्यूस करने के लिए हम करते हैं, प्लांट को रिड्यूस करने के लिए नहीं, फर्टिलाइजर मैन्योर को नहीं, यूज ऑफ केमिकल, यूजफुल केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स को कम करने के लिए ये भी नहीं है। टॉक्सिक केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड हम किस चीज में यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स को रोकने के लिए। सभी पेस्टिसाइड्स को मारने के लिए नहीं, कुछ स्पेसिफिक पेस्टिसाइड्स की ग्रोथ रोकने के लिए, ताकि वो हमारे क्रॉप्स को खत्म ना करे, खराब ना करें। और टॉक्सिक केमिकल्स जो इनसे फर्टिलाइजर से मिलते हैं उनको भी हम क्या कर सके, फिर मिनिमाइज कर सके, उसके लिए हम इस चीज का यूज करते हैं, बायो कंट्रोल मेजर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, इन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है, ऑप्शन दिए हमारे यहां पर। हाइब्रिडोमा टेक्निक है, हाइब्रिडोमा टेक्निक के अंदर फर्स्ट ऑप्शन है, टी सेल आर फ्यूज्ड विद
मायोलिमा सेल, मायोलिमा सेल कौन सी होती है बेटा? मायोलिमा सेल होती है जो कैंसीरियस सेल होती है ना, उनको बोलते हैं ट्यूमर वाली सेल, जिसमें क्या होती है? अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है इसके अंदर। टी सेल की ग्रोथ नहीं करवाई जाती, बी सेल को टी सेल से फ्यूज ये भी नहीं, सी सेल को टी से नहीं, बी सेल फ्यूज्ड विद मायोलिमा सेल। ये हमारा आंसर रहने वाला है, क्योंकि हाइड्रोलिमा में क्या होता है बेटा, जो हमारा क्वेश्चन है ना, हाइब्रिडोमा, हाइब्रिडोमा टेक्निक, हाइब्रिडोमा टेक्निक के अंदर क्या किया जाता है, जो एंटीबॉडी होती है ना, हम जो बॉडी से बाहर से एंटीबॉडी प्रोवाइड करवाते हैं ना बॉडी को, जिसमें हम पैसिव इम्यूनिटी का जो पार्ट है हमारी बॉडी के अंदर, इम्यूनिटी जो एंटीबॉडी है वो अगर जनरेट नहीं हो रही या फिर धीरे से हो रही है, ये हमने जल्दी से इम्यूनिटी प्रोवाइड करवानी है, बाहर से एंटीबॉडी देते हैं, तो आर्टिफिशियल तरीके से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं हम? हाइब्रिडोमा करते हैं, हाइब्रिडोमा टेक्निक का यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है? बी सेल को माइलिमा सेल के साथ फ्यूज किया जाता है, जिससे ये क्या है, उनकी अनलिमिटेड ग्रोथ करवा देती है ग्रोथ करने की कैपेसिटी, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन को खत्म कर देती है और उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है जल्दी जल्दी। नेक्स्ट हमारा असर्शन रीजन रहने वाला है, टेस्ट ट्यूब बेबी हैज रेज्ड सेवरल लीगल प्रॉब्लम्स। बिल्कुल ठीक बात है, टेस्ट ट्यूब बेबी में बहुत सारे लीगल प्रॉब्लम्स आती है। क्या क्या लीगल प्रॉब्लम्स आती है, इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन, कि कौन कौन सी लीगल प्रॉब्लम्स है टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में। सबसे पहले ये आती है कि उसमें जो पेरेंटल है ना, उनका ये ऑब्जेक्शन रहता है कि इनहेरिटेंस में वंशानुगत हमारा क्या मिला इसमें, अगर मेल जो है ना डोनर कोई और है तो इस चीज में ये इलीगल्स मानते हैं। फिर उसमें इनहेरिटेंस किसका है, वंश किसका होगा, तो इस तरह की बहुत सारी लीगल प्रॉब्लम्स आती है इसमें, तो ये बात ठीक है। नेक्स्ट है, इट इन्वॉल्व्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रो ट्रांसफर। ये बात भी ठीक है कि टेस्ट ट्यूब पे भी कैसे बनाया जाता है, एम्ब्रो ट्रांसफर से बनाया जाता है, लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, कुछ लीगल प्रॉब्लम्स को इसने एक्सप्लेन करना होगा, तभी इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। तो दोनों ही ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमारा बी आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट, यीस्ट सच एज सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई आर यूज्ड टू बेकिंग इंडस्ट्री। जो हमारी सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई है, इसको बेकर यीस्ट भी बोलते हैं, बेकर यीस्ट, बेवरेजेस यीस्ट भी बोली जाती है, जब ये बेवरेजेस में काम आती है। इसका एक्सप्लेनेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन कोज ब्रेड ड्रॉप राइज अप बाय थर्मल एक्सपेंशन। ये बात भी ठीक है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई क्या करती है, ये फर्मेंटेशन करती है, फर्मेंटेशन से क्या है, थर्मल एक्सपेंशन होता है और ब्रेड क्या कर जाता है, राइज कर जाता है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। इसमें हमारा आंसर रहने वाला है ए, की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसकी। नेक्स्ट देखिए हमारा रीजन असर्शन है, decomposition process is slower if detritus is rich in lignin और क्योटिन। ये एक बार और हमारा आज का एक एमसी, एक हमारी मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज में, कि जो क्योटिन होता है और लिग्निन होते हैं ना, ये डेंस और हार्ड रिजिड पार्टिकल्स है, रिजिड सब्सटेंस है, तो इनको डिग्रेड करने में टाइम लगता है, तो ये स्लो प्रोसेस है। डिकम्पोजिशन इज लार्जली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, ये भी ठीक है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, लेकिन इसके बारे में नहीं बताया इसने, ये रिजिड है, हार्ड सब्सटेंस है, डिकम्पोजिशन करने में स्लो, डिकम्पोजिशन थोड़ी धीरे से होगी इनकी, तो इसका भी आंसर हमारा बी रहने वाला है। दोनों ही ठीक है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट है, फुजाइल्स आर रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है ये बात, कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स है ना, उनके रिमेन्स को हम क्या बोलते हैं, फुजाइल्स बोलते हैं। प्लेंटोलॉजी इज हेल्पफुल टू स्टडी इवोल्यूशन। प्लेंटोलॉजी क्या है, फुजाइल्स की स्टडी को ही क्या बोलते हैं, प्लेंटोलॉजी, तो उससे हम इवोल्यूशन को स्टडी कर सकते हैं। दोनों ही बात ठीक है, लेकिन इसमें भी इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि फुजाइल्स जो है ना वो डेड रिमेन से बनते हैं, कैसे बनते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस से बनते हैं, कुछ ऐसा एक्सप्लेन नहीं है, तो इसमें भी हमारा आंसर बी रहने वाला है कि एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं है, बाकी बातें दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन है, lactic acid bacteria LAB set milk into curd and also play very
बेनिफिशियल रोल फॉर ह्यूमन हेल्थ, गिव एनी टू स्टेबल रीजन। LAB जो होते हैं ना बेटा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का क्या यूज है, ये दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं, लैक्टिक एसिड विटामिन B12 प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा क्वेश्चन पहले कई बार आ चुका हमारे मॉडल पेपर में, एग्जाम्स में भी आ चुका है। हमारी बॉडी में जो स्टमक है ना, वहां पर भी LAB पाए जाते हैं, वेजिनल ट्रैक में भी LAB पाए जाते हैं। काम क्या है इनका, इन्फेक्शन को किल करना, इन्फेक्शन को क्या करते हैं, मारते हैं, इन्फेक्शन किल करने का काम है। और क्या काम है इनके, साथ में ये कुछ हार्मफुल पैथोजन को डिटेक्ट करते हैं, हार्मफुल पैथोजन को डिटेक्ट करने का भी काम है इनका। इसके अलावा और का क्या काम है, ये जो मिल्क से मिलने वाले प्रोटीन है ना, उनको डाइजेस्ट करते हैं, विटामिन B12 प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये सारे के सारे इसके काम हमारी बॉडी के अंदर LAB के 2 मार्क्स में है, 2 या 3 आप इसकी स्पेसिफिकेशंस लिख सकते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल डोग्मा एक सीक्वेंस दी गई है आपको, जिसमें DNA से RNA और RNA से प्रोटीन बन रहा है। यहां पर क्वेश्चन है, लुक एट द अबोव सीक्वेंस एंड मेंशन द इवेंट ABC। ए में क्या है, DNA से DNA ही बन रहा है, तो ए में क्या जाएगा हमारा, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस इन विच DNA रेप्लिकेट इटसेल्फ। अब DNA से अब mRNA बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस इन विच DNA की जो डबल स्ट्रैंडेड DNA है वो सिंगल स्ट्रैंड में से mRNA बना देता है। अब mRNA से प्रोटीन, इसमें क्या है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या है, पेप्टाइड चेन बनाई जाती है mRNA के ऊपर, rRNA की हेल्प से और tRNA की हेल्प से। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है, व्हाट सेंट्रल डोग्मा स्टेट इन मोलिकुलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोग्मा का मतलब क्या है, सेंट्रल डोग्मा इज ए फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या है, एक इंफॉर्मेशन का फ्लो है। किसने इसको एक्सप्लेन किया था, क्रिक ने इसको एक्सप्लेन किया था, फ्रेडरिक क्रिक। हाउ डज इट डिफरेंट इन सम वायरस। कुछ वायरस क्या करते हैं, वो अपने RNA से भी DNA बना लेते हैं, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो कुछ रेट्रो वायरस ऐसे हैं जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उनकी बॉडी में पाए जाते हैं, तो उनके अंदर ये क्या है, अलग हो जाती है। नेक्स्ट है, ड्रा इन नीट डायग्राम ऑफ मैच्योर एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोसेक एंड लेबल 4 सेलुलर कंपोनेंट। एम्ब्रियोसेक आपने क्रिएट करनी है, इनके डायग्राम पेपर में जरूर पूछ लेता है। नीट एंड क्लीन एम्ब्रियोसेक आपने इसमें ड्रा करनी है बेटा। एम्ब्रियोसेक के अंदर कुछ सेल पाई जाती हैं। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपसे पूछता है ना, तो एक्सप्लेनेशन भी आप दे सकते हैं। इसमें क्या है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक होती है। यहां पर पाई जाती है इसमें फिलीफोम अपरेटस। यहां पर क्या लगे होते हैं, फिलीफोम अपरेटस लगे होते हैं, इस तरह से फिलीफोम अपरेटस है। एक सेल पाई जाती है यहां पर, इसके पीछे की तरफ है यहां पर, जिसको हम बोलते हैं एग सेल। 2 न्यूक्लियस बीच में रखे होते हैं यहां पर, और 3 सेल यहां पर पाई जाती हैं। यहां पर इस तरह की क्या हमारी एम्ब्रियोसेक पाई जाती है।
ये जो बड़ी सेल है, लार्ज सेल, इसके अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई रखी होती है यहां पर। ये क्या है, ये हमारे एंटीपोडल है, एंटीपोडल सेल है। ये दोनों क्या है, ये साइनरगिड्स है, और ये हमारा क्या है, एग है। यही चार कंपोनेंट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा ये क्या हमारे फिलीफोम अपरेटस है, या फिर फिलीफोम सेल लिख सकते हो आप इनको, जो पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से एक अच्छी सी एम्ब्रो सैक आपने ड्रा करके आनी है, नीट एंड क्लीन। पेंसिल के साथ ड्रा करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, पेन के साथ आप मत करना इसको। कहीं आप वहां पर कलाकारी अपनी दिखाओ, इसको कलरफुल बना दो। पेंसिल के साथ अच्छी बनती है ये, इरेज भी कर सकते हैं अगर कहीं पर कोई आपकी मिस्टेक होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राइट द फंक्शन ऑफ फिलीफोम अपरेटस। इसमें फिलीफोम अपरेटस जो है, इनका काम क्या है, ये केमिकल रिलीज करते हैं, और उन केमिकल से क्या होता है, जो पोलन ट्यूब है ना, उस पोलन ट्यूब को ये अट्रैक्ट करते हैं, पोलन ट्यूब अट्रैक्ट करते हैं ये। नेक्स्ट गिवन बिलो इज एन इनकम्प्लीट चार्ट। एक चार्ट दे, इसको कंप्लीट करना है यहां पर। अब यहां पर क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलता है, LH और FSH। FSH, LH क्या है, लीडिंग सेल जो होती है उनको जाकर स्टिमुलेट करता है। FSH किसको स्टिमुलेट करेगा, लेडिग सेल को स्टिमुलेट करता है। लेडिग सेल से क्या निकलता है, यहां पर ए में क्या हो जाएगा हमारा, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन से फिर जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ए में हमारा टेस्टोस्टेरोन है और बी में स्पर्मेटोजेनेसिस। FSH किसको स्टिमुलेट करता है, FSH स्टिमुलेट किसको करेगा, अब ये स्टिमुलेट करता है हमारी इंटरस्टिशियल सेल को। एक मिनट बेटा, FSH किसको स्टिमुलेट करेगा, FSH जर्म सेल, सॉरी सर्टोली सेल को। सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है। सर्टोली सेल से कुछ फैक्टर रिलीज होते हैं, जिससे फिर क्या होती है, स्पर्मिएशन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन ही है, ठीक, स्पर्मिएशन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस किससे, टेस्टोस्टेरोन से। FSH किसको स्टिमुलेट करेगा, सर्टोली सेल, जिनसे एक फैक्टर रिलीज होते हैं, और फैक्टर से क्या है फिर स्पर्मिएशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट हु हैज अंडरगोज एन organ transplantation, it put on immunosuppressor, name the immunosuppressor। अब ना ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करनी है, उसको इम्यूनोसप्रेसेंट देने पड़ेंगे। इम्यूनोसप्रेसेंट का नाम भी आपने बताना है, साथ में ये बताना इम्यूनोसप्रेसेंट दिए क्यों जाते हैं, क्यों ही हमने उसमें इम्यूनोसप्रेसेंट उसको प्रोवाइड करवाने। इम्यूनोसप्रेसेंट एंड इट्स सोर्स भी बताना है, इम्यूनोसप्रेसेंट कहां से मिलेंगे। इम्यूनोसप्रेसेंट क्या होते हैं, जब हम कोई ऑर्गन किसी डोनर से किसी पेशेंट में ट्रांसफर करते हैं, तो उसे फॉरेनर एंटीजन समझकर हमारी बॉडी क्या कर देती है, किल कर देती है। हमारी बॉडी के जो सेल है ना, दो सेल हैं इंपॉर्टेंट, एक तो मैक्रोफेगस, मैक्रोफेगस, और दूसरी है फैगोसाइट। ये दोनों सेल क्या है, उसके एंटीजन अगर उस पर अलग है तो उसको हमारी बॉडी में सेप्ट नहीं होने देती, उसको मार देती हैं, उसको किल कर देती हैं, डिग्रेड कर देती हैं। तो हमने अपनी इस इम्यूनिटी को क्या करना पड़ेगा, स्प्रेस करना पड़ेगा, इम्यूनिटी स्प्रेस करना पड़ेगा। स्ट्रेप्टोकाइनेज इसको हमने देना पड़ेगा। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है, इम्यूनिटी स्प्रेसर है, ये हमारा इम्यूनिटी स्प्रेस होती है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राइट द नेम ऑफ बायोरिएक्टर मॉलिक्यूल्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स listed below and the role in the field of medical science. Monascus purpureum और ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। मोनास्कस पुरपुरियम से क्या प्रोड्यूस होता है, कौन सा बायोमोलिक्यूल, और उससे फिर हमने क्या मिलेगा, और ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से, इससे हमें मिलते हैं बेटा स्टेटिन्स। स्टेटिन्स, स्टेटिन्स प्रोवाइड करता है ये, और ये क्लोट बस्टर, और ये क्या है, इस जो स्टेटिन्स का काम क्या है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो क्लोट्स होते हैं ना उनको बस्ट करता है, क्लोट बस्टर है ये, क्लोट बस्टर है। कहीं कहीं पर रक्त ये थक्के जो है ना वो जमना शुरू हो जाते हैं ब्लड में, तो उनको बस्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, स्टेटिन्स का यूज करते हैं, जो ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से मिलता है। मोनास्कस पुरपुरियम, मोनास्कस पुरपुरियम का कहां पर यूज किया जाता है, मोनास्कस पुरपुरियम हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है ना, उस कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं इसका। कोलेस्ट्रॉल का को कंट्रोल करते हैं इससे। नेक्स्ट है गिवन बिलो इज ए सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैकोप्रोन, एक लैकोप्रोन की सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन दी गई है, और इसमें आपने कुछ क्वेश्चन है उनका आंसर देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई आई एंड पी, इसमें आई क्या है और पी क्या है। आई क्या है, इसके अंदर रेगुलेटरी जीन है, रेगुलेटरी जीन, और पी क्या है इसके अंदर, ये पी इसके अंदर क्या है, प्रमोटर है, अगली जीन के लिए क्या है, ये प्रमोटर है। नेम द इंड्यूसर, इंड्यूसर कौन है इस सेप्रोन के अंदर, खुद लैक्टोज ही क्या है, इंड्यूसर है इसका। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इंड्यूसर, इसके फंक्शन क्या है, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये जो प्रेशर है ना, जो प्रेशर जीन यहां से प्रोटीन यहां से प्रोड्यूस होता है, ये वाला, ये ऑपरेटर पर जाकर लग जाता है अगर अब्सेंट है तो ये, और अगर प्रेजेंट है लैक्टोज तो ये इस प्रेशर को क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा, इसके ऊपर जाकर चिपक जाएगा ऐसे, और इसको यहां पर नहीं जाने देगा, और इससे फिर ये जीन बन जाती है जेड वाई और ए वाली। नेक्स्ट है व्हाई इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज मेनी टाइम हायर इन मेल्स देन फीमेल्स, मेल के अंदर कलर ब्लाइंडनेस ज्यादा होती है, फीमेल में कम। अगर परसेंटेज भी पूछे तो मेल के अंदर कितनी है, 8% कलर ब्लाइंडनेस, और फीमेल में 0.4% कलर ब्लाइंडनेस पाई जाती है, बहुत ही कम है हमारे मुकाबले। अब मेल में ज्यादा क्यों पाई जाती है, ये क्वेश्चन इसने पूछा है। जो कलर ब्लाइंडनेस का रेड ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कौन सेल है ना, वो फोटो सेल्स जो है, फोटोजीन जो सेल है वो कहां पर पाई जाती हैं, ये पाई जाती है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती हैं ये जीन, और एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है। मेल के अंदर क्या है, एक ही एक्स है, दूसरा वाई है, फीमेल में 2 एक्स है। अगर इसका एक ही एक्स है, उसी के ऊपर ये जीन नहीं है, फोटोजीन नहीं है, तो फिर कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। इसमें अगर एक पर नहीं है दूसरे पर है तो काम चल जाएगा, तो इसमें चांसेस ज्यादा है, इसमें चांसेस कम है, इसलिए क्या है, मेल में ये ज्यादा पाई जाती है अकॉर्डिंग टू रिगार्डिंग टू मेल्स, सॉरी फीमेल, फीमेल में ही कम पाई जाती है, कलर ब्लाइंडनेस मेल में ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द टेबल, स्टडी द टेबल एंड आंसर। पॉपुलेशन इंटरेक्शन की एक टेबल दी गई है और आपने बताना है ए बी सी डी, ए बी डी ई सी और एफ, इनके अंदर क्या क्या है, मतलब यहां पर आपने फिल करना है, ए में क्या आएगा, बी में क्या है, ए बी सी डी ई और एफ, यहां पर आपने फिल करना है। अब देखिए म्यूचुअलिज्म जो होता है ना, उसमें स्पीसीज जेड और स्पीसीज वाई, म्यूचुअलिज्म कौन सा इंटरेक्शन है, ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों का ही फायदा हो, म्यूचुअलिज्म उसको बोलते हैं। तो इसमें क्या जाएगा, प्लस और प्लस दोनों का ही क्या है, बेनिफिट हो रहा है, यहां पर फायदा है। नेक्स्ट है दोनों का ही नुकसान है, ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों का नुकसान हो, तो सी में क्या जाएगा हमारा, कंपटीशन।
कंपटीशन एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों स्पीसीज का फायदा है, दोनों फूड के लिए, रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं, तो दोनों का ही नुकसान है उसके अंदर। म्यूचुअलिज्म में क्या है, उसकी हेल्प वजह से उसको हेल्प मिल रही है, उसकी वजह से उसको, जैसे हमारा और प्लांट्स का क्या म्यूचुअलिज्म है, वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करवा रहे हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है सी और डी में बताना है पैरासाइटिज्म में किस तरह का इंटरेक्शन होता है। पैरासाइटिज्म में क्या है, एक स्पीसीज होस्ट होती है, दूसरा उसके ऊपर पैरासाइट होता है, होस्ट का नुकसान होता है और पैरासाइट का फायदा होता है, तो प्लस और माइनस। नेक्स्ट है एक का तो फायदा है प्लस, और दूसरा न्यूट्रल है, नॉन बेनिफिशियल, नॉन, उसका ना तो नुकसान है और ना ही उसका फायदा हो रहा है, ऐसी स्पीसीज, इसको बोलते हैं हम कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म। ऐसे ही अगर एक का नुकसान और दूसरा न्यूट्रल है जिसका कोई इफेक्ट नहीं, उसको बोलते हैं एमनसेलिज्म। उस पर भी क्वेश्चन आ सकता, और प्रीडेटर में भी आ सकता। प्रीडेटर में भी क्या होगा, एक का तो फायदा है, एक का नुकसान हो जाएगा। प्रीडेटर में शिकार जो हो रहा है उसका नुकसान और शिकारी का फायदा। नेक्स्ट है गिवन बिलो इज द स्टेप वाइज सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोर्सिस। इलेक्ट्रोजेल इलेक्ट्रोफोर्सिस दी गई है, यहाँ पर आपको बताना है एनोड कहां पर है, और साथ में बताना आपने जो स्मॉलर या लाइटर डीएनए स्ट्रैंड कहां पर मिलेंगे, एगारोज जेल कहां पर मिलेगा, आपने ये बताना है इस अल्फाबेट में। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, ये क्या है, वेल है, पी के अंदर क्या है, जेल के जो एगारोज जेल है उसके वेल है जहां पर डीएनए डाला जाता है। इस तरफ क्या है, कैथोड लगाया जाता है, इस तरफ क्या लगाया जाता है, एनोड लगाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है एनोड एंड कौन सा होगा, हमारा एस वाला जो एंड है वो कौन सा हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, स्मॉलेस्ट डीएनए। अब जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रोफोर्सिस को शुरू करते हैं तो लार्ज सेगमेंट मिलेंगे हमने यहाँ पे, इस तरफ मिलेंगे हमने छोटे सेगमेंट, तो इस तरफ लार्ज सेगमेंट थे, आगे जाते जाएंगे तो हमने क्या, छोटे सेगमेंट मिलेंगे। तो इस तरफ छोटे सेगमेंट मिल रहे हैं ना, तो हमारा आर क्या हो जाएगा, स्मॉलर सेगमेंट्स के लिए। और एगारोज जेल, ये सारा का सारा एगारोज जेल ही तो भरा हुआ ना इसके अंदर, ये इसके अंदर यहाँ पर क्या भरा हुआ है, एगारोज जेल भरा हुआ है, इसमें एगारोज जेल ही तो है ये, तो ये सारा एगारोज जेल है ये। तो ये हमारा टी क्या रहने वाला है, एगारोज जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इल्यूशन। इल्यूशन क्या है, एगारोज जेल के अंदर, इस एगारोज जेल के अंदर जो ये डीएनए के फ्रेगमेंट पड़े हुए हैं ना हमारे, इन डीएनए फ्रेगमेंट को हमने रिमूव करना, निकालना है यहां से, उसी को हम क्या बोलते हैं, इफ्यूलेंट। इल्यूशन, सॉरी, इल्यूशन क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स मैटर से, केमिकल सब्सटेंस से अगर हम किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस को रिमूव कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी को इल्यूशन कहते हैं। तो इसमें इल्यूशन हमारा यही है कि हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को एगारोज जेल से अलग कर रहे हैं। और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इंपॉर्टेंस ये है कि इनको हमने नाइलॉन सेट के ऊपर निकालकर इनकी सीक्वेंस चेक कर लेते हैं हम इल्यूशन की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट प्रोवाइड इंटेजिबल्स बेनिफिट टू अस, एक्सप्लेन बाय टेकिंग 3 डिफरेंट एरियाज, हाउ। आपको बताना है फॉरेस्ट कैसे हमारे लिए फायदेमंद है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें प्लांट से क्या मिलता है, फॉरेस्ट से क्या मिलता है, फायरवुड्स मिलती है, मेडिसिन मिलती है, और क्या मिलता है, ऑक्सीजन हमें वो प्रोवाइड करवाते हैं, बैलेंसिंग इकोसिस्टम की, हमारा फूड चेन की शुरुआत करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करते हैं, साथ में पोल्यूशन रिड्यूस करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल करते हैं, ऑक्सीजन देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स आप अलग अलग टर्म में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है गिवन बिलो इज एन इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज रिचनेस and area wise variety of taxa and angios from plant birds and bat। आपको एक स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया गया है, S इज इक्वल टू सी ए की पावर जेड, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप गिवन है यहाँ पर। इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन क्या पूछे हैं, ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है पहली तो,
फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है हमने इसकी। ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी हो जाएगी, आपने अपने एक कर्व बनाना है। इस तरफ क्या है, रिचनेस ऑफ स्पीसीज, इस तरफ क्या है, एरिया। अब यहां पर हमारा कर्व बनता है कुछ इस तरह का, जिसको हम बोलते हैं c इज इक्वल टू s इज इक्वल टू सी की पावर z। अगर इसका लोगरिथम हम करते हैं, लोगरिथम अगर इसका हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। ये इक्वेशन भी आपको याद रखनी है। तो ये इस तरह का आपका इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन की, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एस रिप्रेजेंट। एस क्या है, स्पीसीज रिचनेस को, रिचनेस ऑफ स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड। जेड की वैल्यू बतानी है आपने। जेड की वैल्यू क्या है, 1.15 के आसपास जेड की वैल्यू रहती है बर्ड्स में। और किसके अंदर, एक क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन क्या था ये, बर्ड्स और बैट और प्लांट्स। यहां पर अगर हम देखें एंजियोस्पर्म प्लांट्स में, बर्ड्स में और बैट में 1.15 के आसपास जेड। जेड क्या है, स्लोप लाइन है ये बेटा, स्लोप लाइन को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट वो प्रपोज द टर्म इवोल्यूशन। इवोल्यूशन को किसने प्रपोज किया था, इवोल्यूशन है क्या, लिस्ट द डिफरेंट एविडेंसेस। और एविडेंस बताओ इसकी इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन के बारे में किसने बताया था, इवोल्यूशन के बारे में बताया था चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने बताया था। लेकिन चार्ल्स डार्विन से पहले भी एक और साइंटिस्ट था, चार्ल्स ही उसका नाम था, चार्ल्स इलाइल। चार्ल्स इलाइल क्या थे, इन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी थी। चार्ल्स इलाइल क्या थे, इवोल्यूशन टर्म को देने वाले थे, लेकिन एक्सप्लेनेशन किसने दी थी, चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन। डार्विन ने एक्सप्लेनेशन दी थी फिर इसकी इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन है क्या, टाइम के हिसाब से धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है। कि इवोल्यूशन क्या है, एक वो स्टेज है जैसे इनहेरिटेंस चीजें चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें एक लॉन्ग टर्म में चलते चलते स्पेसिएशन करने के लिए कुछ इनहेरिटेबल चीजें चेंज हो जाती हैं। जेनेटिकल मटेरियल क्या हमारा धीरे धीरे इवोल्व करता है, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक चीजें जनरेट करता है, उसी को इवोल्यूशन बोलते हैं हम। हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्टेशन इवोल्यूशन की वजह से ही होती है। इसके एविडेंस क्या है, इसके एविडेंस फोजाइल्स हैं, फोजाइल्स इसके एविडेंस है। एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस इसके, और क्या है, जियोग्राफिकल जिसमें अडेप्टिव रेडिएशन आता है। ये सारे के सारे क्या है इसके एविडेंस, एविडेंसेस में आ जाएंगे इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू सपोर्ट अ डोप टेस्ट being conducted on sports person participating in a prestigious athlete meet, give 3 reason to support your answer। देखो डोप टेस्ट क्या होता है, डोप टेस्ट क्या है, कुछ ड्रग्स होती हैं जिनमें स्टीरॉइड होते हैं, स्टीरॉइड, जिससे क्या है एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए क्या है, कुछ स्टीरॉइड ड्रग्स ली जाती हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं डोप्स। और डोप टेस्ट करना जरूरी है। तो इसका क्या है, ये नेसेसरी है। क्यों जरूरी है इसमें, क्योंकि एथलीट्स क्या करते हैं, उनकी अपनी एफिशिएंसी बढ़ा लेते हैं और दूसरे जो नॉर्मल एथलीट्स हैं उनसे वो जीत जाते हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या है, इसके नेगेटिव इफेक्ट है, डिपेंडेंसी हो जाती है स्टीरॉइड्स की। और तीसरा इनके केमिकल हार्मफुल इफेक्ट भी, साइड इफेक्ट भी हमारी बॉडी के ऊपर, तो इसलिए इनको नहीं लेना चाहिए। और फिर पायरेसी भी नहीं रहती ना, कि एक तो स्टीरॉइड लेकर कंप्लीट करता है अपनी एथलीट्स को, अपनी रेस को या जो भी चीज है, और एक नॉर्मल पर्सन है। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन।
आपने ये सारा स्टडी करना है, इम्प्लांटेशन के रिगार्डिंग दिया गया है और कुछ क्वेश्चन इसके अंदर पुट किए हैं, उन क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं। देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इसमें, नेम द हार्मोन क्रूशियल इन पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है? ये वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन, वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस मसल्स का वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करता है ये। एंड डज द पार्चुरेशन सिग्नल ओरिजिनेटेड फ्रॉम मदर और फीटस? बोथ, दोनों से ही सिग्नल रिलीज होते हैं, मदर बॉडी से भी और फीटस से भी, दोनों से क्या होंगे? सिग्नल रिलीज होंगे। व्हेन एंड वेयर डू क्रोनिक विलाई अपीयर इन ह्यूमन? जो ट्रोपोब्लास्ट होता है उसके अंदर जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, उसमें क्या अपीयर होती है? क्रोनिकल विलाई, जिससे फिर ये यहां से जुड़ जाता है। ये जो है ना प्लेसेंटल विलाई है, इस तरफ से इसमें एम्ब्रियो के अंदर निकलती क्रोनिकल विलाई। नेक्स्ट है, वुमेन हैज कंसीव्ड एंड इम्प्लांटेशन हैज ऑकर्ड, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। इम्प्लांटेशन के बाद इनका क्या काम है? प्रोजेस्टेरोन किससे निकलेगा? कार्पस लुटियम से, जो किसको मेंटेन करता है? एंडोमेट्रियम को। और ये क्या है? ये LH रिलीज करवाएगा, LH से फिर कार्पस लुटियम मेंटेन रहेगी। तो इनके रोल है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स लीड्स टू पार्चुरेशन। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है? जैसे ही कंप्लीट मैच्योर हो जाता है ना, यहाँ पर ये जो फीटस है, तो ये क्या करता है? ये स्ट्रेच करता है इस तरफ, जो ये मसल्स है ना, यहाँ पर ये इसमें यहाँ अंदर की तरफ ये मसल्स वाला जो लेयर है इसकी, इन पर क्या है? ये वाइग्रसली कॉन्ट्रैक्शन इस पर स्ट्रेच होना स्टार्ट कर देता है। तो फिर उसी के जो रिफ्लेक्स है उसी को हम पार्चुरेशन बोलते हैं। फिर क्या है? इसकी डिलीवरी हो जाती है। पार्चुरेशन फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स को ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है बेटा जी, एक और केस स्टडी आपको गिवन है, आंसर देने आपने। नेम द फिश एंड दैट हेल्प इन द इरेडिकेशन ऑफ मॉस्किटो लार्वा। मॉस्किटो के लार्वा को इरेडिकेट करने वाली फिश का नाम बताना है। मॉस्किटो फिश बोलते हैं इसको, मॉस्किटो फिश। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रीजन ऑफ सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। मलेरिया के सिम्टम्स क्या क्या है? मलेरिया में क्या है? चिल्स, कफ, हाई फीवर। नेम द बॉडी पार्ट्स एंड होस्ट इन विच इवेंट टेक प्लेस लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। नेम एंड बॉडी पार्ट्स ऑफ द होस्ट सेल। कहां पर ग्रो करता है प्लाज्मोडियम? प्लाज्मोडियम क्या है? एक तो ह्यूमन के अंदर ग्रो करता है, कहां पर? RBC और लीवर में। और फिर क्या है? मॉस्किटो के अंदर। मॉस्किटो कौन सा है? फीमेल एनाफ्लीज, इसके अंदर, इसकी गट के अंदर। तो ये बॉडी पार्ट है और ये एनिमल है जिसके अंदर ये ग्रो करता है। और कहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और कहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ये भी पूछ लिया है। CE3 हो जाओ। कहां पर करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ये मॉस्किटो के अंदर, और एसेक्सुअल उल्टा कर दिया। ऊपर क्या है? एसेक्सुअल है। ह्यूमन के अंदर जो RBC है वहां पर एसेक्सुअल करता है, और मॉस्किटो गट जो है एनाफ्लीज की, वहां पर क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेम सम वेक्टर बोर्न डिजीज एंड देयर वेक्टर। वेक्टर बोर्न डिजीज और उनके नाम बताने हैं। जैसे फीमेल एनाफ्लीज है वेक्टर बोर्न डिजीज, और फीमेल एडीज है जिससे क्या होता है? डेंगू और चिकनगुनिया। चिकनगुनिया। नेक्स्ट है, वीवी पेरी ऑटोमेटिकली लिमिट्स द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इन ए लिटर। हाउ? देखो वीवी पेरी क्या होती है?
वीवी पेरी वो टेक्निक है जिसके अंदर बच्चों को जन्म दिया जाता है। अब वीवी वेरी पेरी एनिमल्स में और साथ में प्लांट्स में भी होती है। इन दोनों कंडीशन में क्या होता है, जो फीटस है ना एनिमल्स में या फिर सीड जो है प्लांट्स में, वो पेरेंटल बॉडी के साथ जुड़ा रहता है। जैसे अभी हम देख कर आए थे ना, यहां पर देखिए जो ये वाली स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, रुक जा, ये वाली जो स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, जो फीटस है वो क्या है, मदर बॉडी से जुड़ा हुआ है और डिपेंड है इस पर किस चीज के लिए, ऑक्सीजन के लिए भी, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रेशन करना है, फूड के लिए डिपेंड है इसके ऊपर, वेस्ट के लिए डिपेंड है, वेस्ट को रिमूव करने के लिए, हार्मोन्स इसको इसी से लेने हैं। तो सभी चीजों के लिए, ग्रोथ करवाने के लिए, सब चीजों के लिए क्या डिपेंड है, ये मदर बॉडी के ऊपर। तो इसमें ऑटोमेटिकली 100% डिपेंडेंसी किस पर है, पेरेंटल बॉडी के ऊपर पाई जाती है। वैसे ही प्लांट में जो सीड होते हैं ना, वो भी क्या है, पेरेंटल बॉडी के साथ जुड़े होती हैं, और जुड़ने की वजह से इन्होंने जो न्यूट्रिशन लेना है वो सारा का सारा किससे लेंगे, पेरेंटल बॉडी से लेंगे। इसलिए क्या है, ऑफस्प्रिंग्स क्या है, लिटर्स में पाए जाते हैं। डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई एंड सेल इन ए मैच्योर एम्ब्रियो सेक इन ए टाइपिकल एंजियोस्पर्म्स। डिस्क्राइब एंड अरेंज द न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लियाई एक एम्ब्रियो सेक के अंदर, सेम वही आप पढ़ कर आ चुके हैं। अभी मैंने ये क्वेश्चन कराया था, एम्ब्रियो सेक का लेबल्ड डायग्राम करवाया था, जिसके अंदर एक तरफ क्या पाए जाते हैं, सेनरगिड है, यहाँ पर एग है, और एक तरफ एंटीपोडल होते हैं यहाँ पर, और बीच में पोलर न्यूक्लियाई। कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आपने डेवलप करनी है। तो डिस्क्राइब इसको कैसे करेंगे, इसमें क्या है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लियाई पाई जाती हैं। 8 न्यूक्लियाई में कौन कौन सी कहां पर है, 3 एंटीपोडल है ये वाली, 2 साइनरगिड्स है ये वाली, एक एग है ये वाला, सॉरी ये बाईपास, और 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं ये वाली। तो ये आपने एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज एक्सप्लेन द डिवाइसेस ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैव डेवलप्ड टू प्रिवेंट द फॉलोइंग टाइप ऑफ पोलिनेशन। कुछ पोलिनेशन के टाइप दिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए प्लांट क्या करता है, वो बातें आपने बतानी है। पहला है प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी और गेटनोगैमी। ऑटोगैमी क्या होती है, सेम प्लांट के ऊपर सेम ही फ्लावर पर अगर फर्टिलाइजेशन होती है, गैमेट के ट्रांसफर होते हैं, सेम प्लांट सेम फ्लावर। गेटनोगैमी क्या है, सेम ही प्लांट है बट डिफरेंट फ्लावर है, और फिर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन। एक ही पौधे के ऊपर 2 अलग अलग फ्लावर्स पर अगर पोलिनेशन है तो गेटनोगैमी है, और अगर एक ही पौधे के ऊपर, एक ही प्लांट के ऊपर एक ही प्लांट सॉरी और एक ही फ्लावर, तो फिर क्या हो जाएगी, ऑटोगैमी। अब इसमें दोनों चीज को हमने क्या करना है, रोकना, प्रिवेंट करना है। तो इसमें क्या है, फ्लावर प्लांट जो है ना यूनिसेक्सुअल प्रोड्यूस करेंगे, यूनिसेक्सुअल प्लांट प्रोड्यूस होते हैं, ताकि वो ऑटोगैमी और गेटनोगैमी दोनों को प्रिवेंट कर सके। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेम प्लांट पर पोलिनेशन नहीं होती, फर्टिलाइजेशन नहीं होती। नेक्स्ट है ऑटोगैमी प्रिवेंट करनी पर गेटनोगैमी नहीं करनी। अब क्या, सेम फ्लावर पर पोलिनेशन नहीं होनी है, प्लांट सेम हो सकता है, तो इसमें क्या है, इसके अंदर डाइसियस मोनोसियस प्लांट प्रोड्यूस होंगे, यानी कि एक ही प्लांट के ऊपर मेल भी फ्लावर है और फीमेल भी फ्लावर है। तो इस तरह की है क्या, मोनोसियस, उसमें ये नहीं कि एक ही फूल पर मेल और फीमेल है, एक ही प्लांट पर 2 फूल है अलग अलग तरह के, एक मेल और एक फीमेल, तो उसमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगी एक ही फ्लावर के ऊपर, लेकिन प्लांट पर सेम पर हो सकती है, उसमें गेटनोगैमी हो जाएगी। नेक्स्ट है, हाउ डिड
Michelson and Stark reach the conduction that DNA replication is semi conservative. ये आपने बेटा ई कोलाई के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था, कई बार हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर, बहुत सारी वीडियो में ये आज का मेसल्सन एंड स्टार्क का एक्सप्लेनेशन। इन्होंने क्या किया था, डीएनए का जो रेप्लिकेशन है ना उसको सेमी कंजर्वेटिव बताया था। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है। इन्होंने स्ट्रैंड कौन कौन सी ली थी, N15 और N15 और N14 नाइट्रोजन के ये दो आइसोटोप लिए थे और इनको एक्सप्लेन करके दिखाया था सेमी कंजर्वेटिव एक्सप्लेनेशन। आपने वही एक बार फिर से उसमें रीड कर लेनी है। टेलर का एक्सपेरिमेंट क्या था, टेलर का एक्सपेरिमेंट क्या था और उसके कोलीग्स ने डीएनए रेप्लिकेशन में क्या किया था, फ्लावरिंग प्लांट में उन्होंने एक्सप्लेनेशन क्या दी थी कि क्रोमोजोम जो है ना, डीएनए क्रोमोजोम के अंदर जो डीएनए पाया जाता है ना उसमें भी सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी कि जो क्रोमोजोम है उसके अंदर जो डीएनए है ना उसमें भी सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन पाया जाएगा। व्हाई डिड आरसीए चेज यूज रेडियो एक्टिव फॉस्फोरेट एंड सल्फर, ये फिर एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, आरसीए और चेज एक्सपेरिमेंट। आरसीए और चेज एक्सपेरिमेंट में क्या था, इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी जेनेटिकल मटेरियल पर, जीनोम हमारा जेनेटिकल मटेरियल डीएनए ही है या नहीं, उसकी एक्सप्लेनेशन दी थी इन्होंने। उन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, ई कोलाई और उसके ऊपर फिर क्या बैक्टीरियोफेज को ले लिया था इसने। जैसे ये है ई कोलाई है, इसके ऊपर बैक्टीरियोफेज का अटैक करवा दिया था इसने। बैक्टीरिया ने क्या किया था, सॉरी वायरस ने, जो भी यहाँ पर वायरस था उसने अपना जेनेटिकल मटेरियल इसमें डाल दिया था। तो एक बार तो इन्होंने क्या कर दिया, जो फोस्फोरस था उसको रेडियो एक्टिव कर दिया, और एक बार इसने किसको किया, सल्फर को। एक बार सल्फर से क्या बनता है, प्रोटीन। तो सल्फर ट्रांसफर नहीं हुआ, फोस्फोरस से क्या बनता है हमारा डीएनए, ये ट्रांसफर हो गया था। तो ये एक्सपेरिमेंट है, ये भी 4-5 बार हम कर चुके हैं। एक बार इस एक्सपेरिमेंट को भी आप जाकर देख लेना, काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है, फॉलोइंग द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय देम राइट द कंक्लूजन। अब इसके एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकला था वो बताना है। डीएनए ही जेनेटिकल मटेरियल होता है, जो रेडियो एक्टिव सल्फर था वो ट्रांसफर नहीं हुआ ई कोलाई के अंदर, रेडियो एक्टिव फोस्फोरस जो था वो ई कोलाई के अंदर बैक्टीरियोफेज से ट्रांसफर हुआ था, वही जेनेटिकल मटेरियल था, उसी को फिर अगली जनरेशन में उसने पास कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेक्टर इज ए way to take sequence of DNA usually and introduce it into another place। एक रिकम्बिनेंट डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी दिखा रखी है। कुछ क्वेश्चन इस पर गिवन है, क्वेश्चन देखते हैं हम डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन है, हाउ आर द डिजायरेबल डीएनए सीक्वेंस कट। डिजायरेबल डीएनए सीक्वेंस कैसे काटी जाती है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसको कैसे काटते हैं, एक स्पेसिफिक साइट से, एक स्पेसिफिक साइट से काटते हैं। स्पेसिफिक साइट कैसी होती है, पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक कैसे, जैसे दो स्ट्रैंड है, यहां पर एडेनिन है तो यहां पर भी इस तरफ से क्या होगा, एडेनिन। यहां पर ग्वेनिन है तो यहां पर ग्वेनिन मिलेगा, यहां पर साइटोसिन है तो यहां पर साइटोसिन मिलेगा, यहां पर एडेनिन है तो यहां पर एडेनिन मिलेगा, यहाँ पर ग्वेनिन है तो यहाँ पर ग्वेनिन मिलेगा। ए जी सी ए जी, ए जी सी ए जी, इस तरह से, ये इस तरफ से और ये इस तरफ से पैलिंड्रोमिक सिमिलर होनी चाहिए, दोनों तरफ से एक जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टेक्निक यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ कट फ्रेगमेंट्स। कौन सी टेक्निक से, टेक्नोलॉजी से इसको, जो सीक्वेंस है डीएनए के फ्रेगमेंट है उनको सेपरेट किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फिर उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से इसको अलग किया जाता है। हाउ आर द रिजल्टेंट फ्रेगमेंट्स ज्वाइंड इन द वेक्टर। रिजल्टेंट जो है, जो भी हमने फ्रेगमेंट जोड़ना था उसको कैसे जोड़ा जाता है, वेक्टर डीएनए के अंदर। इसको फिर एंडोन्यूक्लियस से ही कट करवाया जाता है, वेक्टर की जो साइट है उसको, और इसके जो स्टिकी एंड है ना, स्टिकी एंड, उनसे वो चिपक जाता है।
स्टिकी एंड के साथ जाकर वो रिकम्बाइन हो जाता है, रिकम्बिनेंट डीएनए हमारा प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर इसमें और में गिवन है बेटा, Why is plasmid considered to be important role in DNA? डीएनए की जो आर्ट डीएनए बनाना है ना, रिकम्बिनेंट डीएनए, उसमें प्लाज्मिड कैसे इंपॉर्टेंट है। एक बैक्टीरिया के अंदर ना एक सर्कुलर डीएनए जिसमें प्लाज्मिड पाई जाती है। इन प्लाज्मिड के ऊपर क्या है, स्पेसिफिक साइट है किसकी, एंडोन्यूक्लियेज की। एंडोन्यूक्लियेज एक स्पेसिफिक साइट को कट कर सकते हैं और साथ में एडिशन कर सकते हैं हमारी जीन का। फिर दूसरा क्या फायदा है, जैसे जैसे ये रेप्लिकेट करेगा अपनी प्लाज्मिड को, हमारा डीएनए भी रेप्लिकेट होगा। डीएनए या जो हमारी जीन है जो हमने ऐड करी है वो भी क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। ये प्लाज्मिड का फायदा है। कोई दो सोर्स बताने हैं, ई कोलाई से भी मिलता है, एस्टीडियो कोलाई से, और दूसरे माइक्रोबैक्टीरियम से भी मिलते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का क्या काम है। जैसे पूरा का पूरा ये डीएनए है हमारा, इस डीएनए में एक स्पेसिफिक साइट को हम ORI बोलते हैं, जहां से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अगर ये काट दिया ना किसी जीन के अंदर से, किसी डीएनए के अंदर से, तो डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, डीएनए को रेप्लिकेशन करवाने के लिए जो स्पेसिफिक साइट पाई जाती है ना, उसको हम बोलते हैं ORI। और इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वहीं से डीएनए रेप्लिकेट होता है। अगर ये साइट डीएनए के अंदर नहीं होगी तो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है rDNA, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैन नॉट प्रोसेस विदाउट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के बिना हम rDNA नहीं बना सकते, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज क्या करता है, वही बात है, स्पेसिफिक साइट को कट करेगा, या फिर पैलिंड्रोमिक साइट भी बोलते हैं उसको, स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक साइट को कट करता है। और अगर ये नहीं है तो फिर डीएनए की स्पेसिफिक फ्रेगमेंट्स को हम काट नहीं सकते। बार बार स्पेसिफिक उसी जगह को कट करने का काम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। तो इसलिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इंपॉर्टेंट है कि इस जीन को ये नाम का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटेगा, इस जीन को ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काट सकता है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर। 70 आउट ऑफ 70 लेने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में आपसे, फिर एक और नया मोस्ट एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना रिवीजन रखें, और कोई भी अगर डाउट है आपका तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी हम मोस्ट एक्सपेक्टेड की सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे एग्जाम तक। तो आपने अगर बोर्ड क्लासेस में स्कूल टाइम पर नहीं पढ़ा ना, तो अब जरूर कर लेना इसको तैयारी, आपको मार्क्स इतने अच्छे आ जाएंगे अगर ये सारी की सारी वीडियो आप देख लेते हैं तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।